जा रहा हूँ। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको थोड़ा समझिएगा। और ये जनरल एंट्री के लिए बेस है आपका, ये जनरल एंट्री के लिए आपका बेस है। जनरल एंट्री आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अभी तक हमने ट्रांजैक्शन जो लिखे हैं, जो हमने लेन देन लिखे हैं, जो हमने ट्रांजैक्शन किए, हमने क्या किए, हमने क्या करते थे, हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शंस को लिखते थे। उसके अंदर हम एक कैपिटल का अकाउंट बनाते थे, एक हमने रेवेन्यू का कैपिटल का हो गया, एक लायबिलिटीज का हो गया, एक एक्सपेंस का हो गया, और बाकी जगह हमने एसेट के लिए छोड़ दी थी। इस हिसाब से हमने चीजें बनाई थी। हम क्या करते थे, क्योंकि हमारे पास जगह कम होती थी, तो ये जो एसेट्स का कॉलम है, इसके भी हम भाग बना देते थे, इसके भी हम भाग बना देते थे। अगर एसेट्स के जो कॉलम है, इसके भी हम अलग अलग भाग बना देते थे, जस्ट बिकॉज कि हमको वो चीजें समझने में आसानी है। फिर एक्सपेंसेस होती थी, देन यू हैव लायबिलिटीज, देन कैपिटल, और फिर रेवेन्यू। इस तरह से हमने कॉलम बनाए थे। और हमने एक चीज और की थी, बिकॉज हमें जरूरत होती है जानने की, तो इन एसेट्स के अलग अलग हिस्से, हमने एसेट्स को अलग अलग भी दिखाया था, हर तरह के एसेट को अलग अलग दिखाया था। यहाँ तक तो सबको क्लियर? हम ऐसे ही दिखाते थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन। जी सर। यस सर। यस सर। अब मैंने आपको, जब हमने कॉलम नहीं बनाते थे, तो मैंने आपसे कहा था कि आप एक्सपेंसेस को भी अलग अलग दिखाइए, लेकिन हम कॉलम में अलग अलग नहीं दिखाते थे। देखा क्यों? मतलब हमको जगह की प्रॉब्लम थी। कितने कॉलम बनाए हम, कॉपी में आ नहीं सकता। और फिर बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज भी अलग अलग तरह की होती है। किसी से लोन लिया, किसी से उधार खरीदा, तो एक्स को कितना देना है, वाई को कितना देना है, जेड को कितना देना है, राम को कितना देना है, रहीम को कितना देना है, मुकेश को कितना देना है, सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा। रेवेन्यू भी बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं, रेवेन्यू भी अलग अलग तरह के होते थे, तो रेवेन्यू के भी हमें अलग अलग कॉलम की जरूरत होती थी। हमें इसके भी कॉलम के अलग अलग चाहिए। तो पता चला अगर हम एसेट्स को भी अलग अलग दिखा रहे हैं, हम एक्सपेंस को भी अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटीज को भी अलग अलग हम दिखा रहे हैं, तो भाई हमारे पास कॉलम में, इतने कॉलम तो बना ही नहीं सकते, इतनी जगह है क्या हमारे पास? तो अकाउंटेंट्स ने कहा कि जब बिजनेस छोटा होता है, जब बिजनेस हमारा छोटा होता है, उस समय तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन जब हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, तो हम कैसे दिखाएंगे? इसका समाधान कुछ निकाला जाए, इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, इसको कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, हम जितने भी कॉलम है, ये जितने भी हमको चाहिए, हम सबका टी अकाउंट्स बनाएंगे। टी अकाउंट बनाए मतलब टी शेप का, ये जैसे चाय टी होता है ना, अंग्रेजी का अक्षर टी, ये टी की शेप का अकाउंट बनाएंगे सबका। हम सबका टी अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे। तो पूछा गया सब, ये टी अकाउंट बनाने का क्या मतलब है, और सबका अलग अलग टी अकाउंट मतलब कितने बड़े बड़े बनेंगे? बोला आप ऐसा करो कि आपके अकाउंट बिजनेस के अंदर अगर 1000 कॉलम भी बनाने हो, 1000 कॉलम भी, तो 1000 कॉलम तो आप इस ढंग से तो बना ही नहीं सकते। ऐसे तो हम कॉलम बना ही नहीं सकते इस ढंग से। तो कॉलम हम कैसे बनाएंगे? अगर हमें कॉलम बनाने हो तो इस ढंग से तो हम कॉलम कैसे बनाएंगे? तो उसको भी आप टी अकाउंट्स के अंदर बना सकते हो। आप 1000 टी अकाउंट बना, ये 1000 टी अकाउंट कैसे बनेंगे? इसके लिए हर पेज रखेंगे, हम एक डायरी ले लेंगे मोटी सी, ठीक है, हमारे पास एक मोटी सी डायरी ले लेंगे या मोटी सी किताब ले लेंगे। उसके अंदर हम हर पेज के अंदर, हर पेज के ऊपर एक अलग अलग टी अकाउंट हम बना सकते हैं, अलग अलग पेज के ऊपर। एक के ऊपर हमने, एक के ऊपर टी अकाउंट बनाया, उसमें सिर्फ कैश का लिखा। एक के ऊपर हमने बनाया सिर्फ मशीनरी का लिखा। एक के ऊपर हमने बनाया उसमें सिर्फ कैपिटल का लिखा। एक पे बनाया उसमें बैंक का लिखा। एक पे, हर पेज पे सिर्फ एक टी अकाउंट। इससे ये होगा कि स्पेस की दिक्कत नहीं आएगी। हम जितने चाहे, जितने अकाउंट बनाना चाहे उतने अकाउंट बना सकते हैं। मतलब सर सबका अलग अलग बनेगा? सबका अलग अलग बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब हम बनाते हैं, जब हमने ये बनाते थे अकाउंटिंग इक्वेशन, हमने क्या करते थे, यहाँ लिखते थे हम कैश। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। कैश, फिर हम बैंक होता था तो बैंक भी लिखते थे, फर्नीचर होता था तो फर्नीचर भी लिखते थे, है ना, मशीनरी होता था मशीनरी भी लिखते थे, डेटर होता था जिनसे पैसा लेना तो डेटर भी लिखते थे। तो हम हर एक का टी अकाउंट अलग अलग कॉलम बनाते थे।
तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने ये टी अकाउंट है, ये सबके नाम का टी अकाउंट अलग अलग बनेगा। एक कैश का टी अकाउंट अलग बनेगा, बैंक का अलग बनेगा, फर्नीचर का अलग बनेगा, मशीनरी का अलग बनेगा। तो इस ढंग से हम सबका बनाएंगे, ठीक है, हर एक का अलग अलग बनाएंगे जितने भी एसेट है। और जितने, फिर हम एक्सपेंस का भी बना सकते हैं। एक्सपेंस में एक ही लिख रहे थे, अब क्या करेंगे, एक्सपेंस का यहाँ तो एक साथ लिख रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी का अलग टी अकाउंट बनाएंगे। सर ये तो लेजर में होता है ना? मैडम ये लेजर ही है, अभी आप लेजर की बात मत बोलिएगा, Yes, sir. अभी चुप रहिएगा लेजर। ये मैं टी अकाउंट बोल रहा हूँ तो अभी टी अकाउंट ही सुनिएगा, लेकिन ये लेजर ही है। अब ये टी अकाउंट लेजर क्यों है ये मैं बाद में बात बताऊँ, ये ऐसे बना लिया, ये लेजर ही है, ठीक है। सैलरी का, रेंट का, जितने खर्चे सबका अलग अलग बना सकते हैं। अब तो हमारे पास जगह की कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। हम कितनी जी दिक्कत, सर। कैपिटल भी, हम कैपिटल का भी बनाएंगे, हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक के लोन का भी बनाएंगे, हमने किसी से उधार खरीदा है ना, एक पार्टी से क्रेडिटर, उसका भी बनाएंगे, हमने किसी को उधार बेचा है उसका भी बनाएंगे। उधार बेचने वाली हमारी 10 पार्टी हो सकती, 10 लोगों को उधार बेच, तो 10 के 10 का बनेगा। हर फीस मिल रही है उसका भी बनाएंगे, किराया मिल रहा है उसका भी बनाएंगे। वो तो एक पेज के ऊपर मैंने 6 बना दिए, लेकिन बिजनेस के अंदर हर पेज पे एक ही बनता है। तो ऐसे हमारे पास एक कैपिटल का भी अकाउंट होगा, हमारे पास इसके अंदर जो है रेंट मिला है तो रेंट रिसीव का भी होगा, हमारे पास ऐसे ही हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक के लोन का भी होगा, हमने जेड को उधार में माल बेचा है तो जेड का भी होगा, हमने एक्स को उधार में माल बेचा है तो एक्स का भी होगा, हमने हमने कुछ और हमने किराया बाकी है तो रेंट आउटस्टैंडिंग का भी होगा। तो मतलब जितने भी कॉलम हमको जरूरत पड़ती है उन सब का बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जगह की कोई दिक्कत नहीं, जगह की कोई दिक्कत है, हम टी अकाउंट जितने का बनाना चाहे बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आया दिमाग में कि सब ये टी अकाउंट में दो तरफ, दो साइड है, एक ये साइड है बाईं तरफ और एक दाहिनी तरफ, मतलब एक लेफ्ट साइड है बायां तरफ है बाईं तरफ और एक राइट साइड है। तो ये हर टी अकाउंट के अंदर बायां और दायां का क्या काम, तो उन्होंने कहा एक तरफ तो हम सिर्फ और सिर्फ प्लस लिखेंगे, एक तरफ हम प्लस लिखेंगे और एक तरफ जब देंगे पैसा तो लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे जब कॉलम बनाते थे तो इसी कॉलम में प्लस लिखते थे, इसी कॉलम में माइनस लिखते थे। इन्होंने कहा जब ये टी अकाउंट बनाएंगे तो एक तरफ प्लस लिखेंगे एक तरफ माइनस लिखेंगे। तो क्वेश्चन उठा साहब किस तरफ प्लस लिखेंगे किस तरफ माइनस लिखेंगे, किधर लिखेंगे, बाईं तरफ प्लस लिखेंगे दाईं तरफ प्लस लिखेंगे, माइनस किधर लिखेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे दाईं तरफ। तो अकाउंटेंट्स ने इसका एक और इलाज निकाला। अब वो इलाज बहुत ही शानदार निकाला, लेकिन वो शानदार मैं उसको क्यों कह रहा हूँ उसकी बात मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, अभी नहीं, आज नहीं। आज आप समझिए बस ऐसा इलाज निकाला। क्या निकाला उन्होंने, उन्होंने कहा कि अगर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इधर बीच में इक्वल साइन है, ठीक है ले लिया, इक्वल साइन के बाईं तरफ क्या क्या आता है, इक्वल साइन के बाईं तरफ क्या क्या आता है बताइए, सॉरी दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ क्या क्या लिखते हैं, ये बीच में इक्वल क्या साइन है, अकाउंटिंग इक्वेशन के दाहिनी तरफ क्या लिखते हैं, दाहिनी तरफ कौन कौन से लिखते हैं नाम, एक्सपेंस, लायबिलिटी लायबिलिटी प्लस कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल और रेवेन्यू प्लस रेवेन्यू। लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू। अरे ये गड़बड़ हो गई। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है कि बाईं तरफ हम लिखते हैं एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस और ये इक्वल साइन के जब बीच में हमारा इक्वल साइन आ गया और इसके दाहिने तरफ हम लिखते हैं लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू रेवेन्यू। तो दाहिनी तरफ हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एक तरफ एक्सपेंसेस एसेट्स और एक्सपेंस आ गए और दूसरी तरफ हम कैपिटल लायबिलिटीज और लेवल लिखते हैं। तो अकाउंटेंट्स ने तरीका ये निकाला कि जो हमारा ये जो कॉलम्स है, जो टी अकाउंट्स, जो भी टी अकाउंट्स एसेट्स और एक्सपेंस के होंगे, जो भी टी अकाउंट्स एसेट्स एक्सपेंस के, उनके लिए बाईं तरफ हम प्लस लिखेंगे और दाहिनी तरफ हम माइनस लिखेंगे। और जो भी अकाउंट्स हमारे लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू के होंगे उनके हम दाहिनी तरफ
जब आएंगे तब लिखेंगे और बाएं तरफ जब जाएंगे तब लिखेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा हम टी अकाउंट्स बनाएंगे, एसेट्स के, एक्सपेंस के, लायबिलिटीज के, कैपिटल रेवेन्यू के, सबके बनाएंगे, लेकिन जो टी अकाउंट्स हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं उनका बायां तरफ प्लस होगा, दाहिना तरफ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है तो उल्टा है क्यों सर, एक का बाएं तरफ दूसरा, इसकी बात भी बाद में। इसका एक लॉजिक है, इसका एक रीजन है और बहुत अच्छा रीजन है, बहुत बढ़िया रीजन, बहुत सोच के दिया उन्होंने। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों दिया, तो वो हम बाद में, थोड़ा सा आप अकाउंटिंग और पढ़ लोगे तब आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए। और जो लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू है उसका दाहिने तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। इसका मतलब ये हुआ, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अब आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मेरा ऐसा ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ 45,000, 34,000 लिखने में आ गया तो 34,000। तो मैं जब एक टी अकाउंट बनाऊंगा, एक टी अकाउंट बनाऊंगा कैश का, एक टी अकाउंट बनाऊंगा कैपिटल, एक कैश का और एक कैपिटल का। तो ये जो कैश वाला अकाउंट है तो बनूंगा अभी सिर्फ कैश और एक कैपिटल। तो कैश का प्लस साइड कौन सा है, बाया तो लेफ्ट साइड प्लस है कि राइट साइड प्लस? कैश का कैश हाँ, कैश क्या है, कैश एसेट है ना, कैश एसेट है जी, और एसेट्स का लेफ्ट साइड प्लस होता है, तो कैश का लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइड है और राइट हैंड साइड माइनस होगा। और कैपिटल का क्या, कैपिटल दाहिनी तरफ है तो कैपिटल का राइट साइड प्लस है और लेफ्ट साइड माइनस है। और लेफ्ट साइड माइनस, ये हो गया। अब जब आपने 34,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको 34,000 क्या करना है, कैश में से प्लस करना, कैश में भी प्लस करेंगे और कैपिटल में भी और प्लस। कैपिटल में भी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30, कैश के प्लस साइड में लिख दूंगा 34,000 और कैपिटल के प्लस में लिख दूंगा प्लस साइड भी 34, दोनों में प्लस में। ये है मेरा ट्रांजेक्शन। दूसरा एक और ट्रांजेक्शन है, सपोज एक और ट्रांजेक्शन है, जैसे मैंने सैलरीज पेड ₹4,000, 4,000 की सैलरी, तो एक यहाँ पे कैश में तो माइनस होगा, तो कैश का तो है ही अपने पास, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4,000 इसमें से माइनस कर दूंगा। एक ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ट्रांजेक्शन के लिए हर के लिए टी अकाउंट अलग अलग बनेगा, ऐसा नहीं कि इसके लिए कैश अलग बनेगा, इसके लिए कैश अलग बनेगा, ऐसा नहीं है, कैश एक ही है और जहां जहां जब जब कैश आएगा या जाएगा उसी में लिखेंगे। तो दोनों ट्रांजेक्शन कैश के एक ही में लिखे जाएंगे और आगे भी जो आएंगे वो भी इसी में लिखे जाएंगे। और फिर मैं अब एक काम करूंगा, एक सर एक्सपेंस की सैलरी में अलग से बनेगा, एक सैलरी का अलग से बनेगा, एक सैलरी का अलग से बनेगा, सैलरी का अलग से बनेगा, उसको सैलरी का नाम देंगे, एक्सपेंस का नहीं देंगे, क्योंकि अपने को सारे एक्सपेंस के अलग अलग खोलने। अब सैलरी मैंने आपको कहा एक्सपेंस, एक्सपेंस का बायां तरफ प्लस दाहिने तरफ माइनस, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस के अंदर भी सैलरी में भी लेफ्ट हैंड साइड प्लस और राइट हैंड साइड माइनस। तो जब सैलरी दी तो कैश में तो प्लस किया और एक्सपेंस में हम जोड़ेंगे माइनस प्लस प्लस, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। एक्सपेंस में प्लस करते हैं और कैश में जोड़ते हैं, ठीक है, तो सैलरी में जोड़ देंगे और कैश में माइनस कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये जो मैं टी अकाउंट्स बना रहा हूँ, टी अकाउंट्स में प्लस माइनस जो कर रहा हूँ, किसी को यहाँ दिक्कत आ रही है, पूछिए मेरे से। सर इसमें सैलरी एक्सपेंस लिखा रहेगा, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगी ना। नहीं आप बताइए ना, सैलरी और क्या हो सकता है, बताइए आप। सैलरी लोन हो सकता है क्या, सैलरी लायबिलिटी भी नहीं हो सकता, सैलरी एसेट भी नहीं हो सकता, सैलरी रेवेन्यू भी नहीं हो सकता, सैलरी तो एक्सपेंस ही होगा, है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो सैलरी एक्सपेंसेस, वो बिल्कुल कुछ लोग लिखते हैं इसके अंदर, बिल्कुल लिखते हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आप कैश में माइनस करेंगे और सैलरी में प्लस करेंगे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए मेरे से। नहीं है, नहीं है सर। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे आपके सामने तो सिर्फ और सिर्फ 3 खाते दिए हैं, तीन ही दिए, सैलरी, कैश, कैपिटल।
लेकिन बिजनेस के अंदर तो भाई साहब पता नहीं कितने खाते हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 6 यहाँ दे दिए, 6 मैंने यहाँ दे दिए। बिजनेस के अंदर तो 600 खाते हो सकते हैं, 600, और हर अलग अलग पेज पे। तो पता चला कि साहब हमें 4000 रुपए यहाँ पर घटाने थे, 4000 रुपए हमें यहाँ पर लिखने थे, 4000 रुपए कैश में घटाने थे। मैंने गलती से किसी दूसरे खाते में घटा दिए, मैंने कैपिटल में घटा दिए, दूसरे खाते में घटा, क्योंकि अकाउंट तो बहुत सारे हैं। तो गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये टी अकाउंट बना तो लिया अपन ने, लेकिन साहब पता है कि गलतियां भी तो उतनी ही ज्यादा होने की चांसेस हैं, संभावना उसी की ज्यादा है। तो अकाउंटेंट्स ने कहा इसका भी इलाज निकालना पड़ेगा, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने इसका इलाज निकाला। उन्होंने क्या इलाज निकाला इसका? उन्होंने कहा साहब ऐसा करते हैं, जस्ट अ मिनट, है ना। उन्होंने कहा ये जितने भी हमारे टी अकाउंट्स होते हैं, उन्होंने एक रूल, एक नियम बनाया कि ये जो टी अकाउंट होता है, इसका जो हर टी अकाउंट का जो बायां तरफ होता है, बाईं तरफ, इसको उन्होंने नाम दिया डेबिट साइड। बाएं तरफ को डेबिट साइड नाम, शॉर्ट में बोला डीआर। और जो दाहिनी तरफ होता है इसको उन्होंने नाम दिया क्रेडिट साइड, इसको शॉर्ट में बोला सीआर। तो उन्होंने कहा कि कोई भी अकाउंट है उसका बायां तरफ हमारा डेबिट साइड होगा और दाहिनी तरफ हमारा क्रेडिट साइड होगा। उन्होंने कहा इसको ऐसे ले लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। तब उन्होंने कहा कि अब अपने को कैसे हम बात करेंगे। अभी हम ये नहीं कहेंगे बाएं में लिखो कि दाहिने में लिखो, हम ये नहीं कहेंगे कि लेफ्ट साइड लिखो कि राइट साइड लिखो, हम ये कहेंगे डेबिट करो कि क्रेडिट करो। अगर मुझे कैश अकाउंट के, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है चौथे, तो मैं बोलूंगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो कैश है वो कैश अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर मैं कहता हूं कि 4000 रुपए मुझे कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, तो मैं बोलूंगा इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं लिखता हूं कि कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में 34,000 लिखना है, तो कैश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, चाहे वो अकाउंट एक्सपेंस हो या एसेट हो या लायबिलिटीज हो या कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, लेफ्ट हैंड साइड सबका डेबिट साइड है। इनका भी डेबिट साइड है और कैपिटल रेवेन्यू वालों का लेफ्ट हैंड साइड भी डेबिट साइड है। एक्सपेंस के केस में भी राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू के केस के अंदर भी राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस में अगर हमें कोई चीज जोड़नी है तो मैं डेबिट में लिखूंगा और कोई चीज घटानी है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कोई लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है और कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल है, तो इसके अंदर अगर वो प्लस है तो क्रेडिट में लिखेंगे और माइनस है तो डेबिट। इसका मतलब अगर लायबिलिटीज, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये सबको क्लियर हो गया कि एसेट्स के अंदर प्लस डेबिट होता है और एक्सपेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू प्लस डेबिट क्रेडिट होता है। तो मैं अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने कभी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मुझे बताइए कि मैंने उसको प्लस किया है कि मैंने उसको माइनस किया है? मैंने उसको प्लस किया है सर। मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि एसेट, कोई एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है, तो अब आप मुझे बताइए कि मैंने उसको प्लस किया है कि माइनस किया सर। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास एक कैश अकाउंट है, मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो आप मुझे बताइए मैंने कैश अकाउंट में प्लस किया है सर। प्लस किया। मैं आपसे कहता हूं कि मैं बैंक लोन है, बैंक से लोन लिया था और बैंक लोन को मैंने डेबिट किया है, तो मैंने इसको प्लस किया है कि माइनस किया है? माइनस क्यों? प्लस करेंगे। बैंक लोन लायबिलिटी माइनस करेंगे सर। बैंक लोन लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी माइनस करेंगे। डेबिट साइड माइनस होता है और क्रेडिट साइड प्लस होता है।
तो अभी आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए थी, कि आ जाएगी कि बैंक लायबिलिटी में क्या होता है। मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग खाता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग खाता है। मैंने इसको डेबिट किया तो सैलरी आउटस्टैंडिंग माइनस किया। और अगर लायबिलिटी सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, तो अगर मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ तो माइनस कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ तो प्लस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक बी है, बी जो है वो मेरा डेटर है, बी जो है मेरा डेटर है, मैंने उससे पैसा लेना है। तो बी को अगर मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ तो उसको प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ? प्लस करो। डेटर एसेट होती है, डेटर एसेट होती है, तो डेबिट हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है। बिल्कुल सही। और ये मैं आपसे अब ये कहता हूँ कि कैपिटल है, मेरा एक कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट ओनर का है, तो कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ तो डेबिट कर रहा हूँ, डेबिट लिख दिया, तो कैपिटल को डेबिट माइनस होगा, माइनस माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत एक आध जगह चुके आप, बाकी ओवरऑल ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी अकाउंट को कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं, आपको ये आ गया तो मतलब आप समझिए आपको जनरल एंट्री बहुत अच्छी सीख जाओगे। अब मैं आगे चलता हूँ। अकाउंटेंट्स ने कहा साहब ये तो बना लिया हमने, टी अकाउंट तो बना लिए ढेर सारे, 600 का खाते, लेकिन आप मान लीजिए मेरी दुकान पर कोई कस्टमर सामान लेने आया, उसका नाम है ना, ये आप में से लेना, हेमलता मेरी दुकान पे सामान लेने के आई, उसने कहा कि मैं आपको पैसे परसों दे दूंगी। तो मैं कहूँ कि मैं हेमलता के लिखने जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो एक मोटी सी किताब है जिसमें 600 खाते, तो मैं हेमलता का अकाउंट ढूंढ रहा हूँ। तो वो हेमलता कह रही मैं लेके जाऊं, मुझे बड़ी जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है। मैं कहता रुको रुको मैं लिख तो लूं, मैं रुको अभी, वो बोले मैं जाऊं, मैं जब मैं कह रुको रुको मैं ढूंढ रहा हूँ। अब हेमलता है, उसके बाद में सलोनी भी खड़ी, उसके बाद घनश्याम भी खड़ा, तो मैं सबको रोक के खड़ा हूँ। तो पता चला मैं खाते लिखने में उलझ के रह गए। तो अकाउंटेंट्स ने कहा धंधा करेंगे कि अकाउंटिंग करेंगे। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, पता चला अकाउंटिंग के अंदर वो इतना उलझ गया है कि वो बिजनेस नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा कि एक और तरीका निकालना। देखिए एक सलूशन निकला, आवश्यकता आविष्कार की जननी, पढ़ा आपने, सुना है ना? ठीक है, इन्वेंशन इज द मदर, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आप कोई एक चीज खोजते हैं तो क्या करते हैं? जब अकाउंटिंग इक्वेशन में दिक्कत आई तो उन्होंने टी अकाउंट बनाया। टी अकाउंट के अंदर आगे दिक्कत आई तो उन्होंने कहा एक को डेबिट ले लो, एक को क्रेडिट साइड ले लो। अब उन्होंने एक तीसरा सोल्यूशन निकाला कि टी अकाउंट से भी समस्या नहीं हल हो रही, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करेंगे, एक छोटी सी डायरी रखो, उस डायरी में मतलब बस फट से लिख दो किसको बेचा किससे खरीदा, बस। अभी डायरेक्ट टी अकाउंट्स में जो खाते बनाए हैं ना आपने बड़े बड़े हर एक पन्ने पे, उसमें मत लिखो, एक डायरी में लिखते चले जाओ फटाक से, जिससे लिखो। हिंदी कहावत है अकाउंटिंग में, पहले लिख पीछे दे। अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो पहले लिखूं फिर दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे ध्यान नहीं रहेगा। अरे एक के बाद आया दूसरा आया तीसरा आया तीसरा। आप जैसे आपसे बात होती है, आप मुझे कहते सर आप ये भेज दीजिए, आप मुझे ये भेज, मैं आपसे कहता हूँ भैया व्हाट्सएप में डाल दो। अब एक क्लास खत्म हुई, मुझे किसी का फोन आ गया या मैं कुछ काम आ गया, मुझे हो गया, मुझे भूख लग गई, मैं कुछ चला गया, किसी की बात हो गई, घर में कुछ बात कर रहे हैं अपन, बात नहीं मैं भूल गया कि अरे मुझे नंदिनी माने ने कहा था ये भेजना, अंकिता पांडे ने, शिवम पाटीदार ने कहा था, वो भूल गया, मैं भूल गया। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, आप चैट में डाल दो, तो मैं जब बैठूंगा सिस्टम पे काम करने, जब मैं मैसेजेस चेक करूंगा तो मुझे आ जाए अच्छा इसको ये चीज, 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 मैं भेज दूंगा। कॉमर्स में भी, बिजनेस में भी यही होता है। बिजनेस के अंदर अगर हम लेन देन कर रहे हैं, किसी से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, अगर हम उसको नहीं लिखते जाएंगे उसी समय, तो भूल जाएंगे। आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, आप लोग नोटिंग करते हैं, पढ़ते समय नोट्स बनाते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? कि भूल नहीं जाए। ठीक है, आजकल तो रिकॉर्डिंग हो गई, ये सब हो गया, सही चीज हो गई, वो बात अलग है, लेकिन वैसे तो नहीं थी पहले। तो बिजनेस करें तो क्या रिकॉर्डिंग करेंगे क्या? हमेशा कैमरा भले ही लगा हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं रहता कई बार, कुछ सब चीज कैमरे के सामने थोड़ी हो रही है। तो कहने का मतलब है लेन देन को लिखना बहुत जरूरी है, और लेन देन को लिखने के लिए हमारे पास इतनी मोटी किताब है जिससे 600 खाते हैं, तो पता चल रहा है कि हम पन्ने पलटते में ही उलझ जा रहे हैं किसके, और गलती भी खूब होगी। पता चला लिखना था ए में लिख दिया, बी में लिखना था डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड गलतियां लिखना था, 500 लिख दिया, 5000। गलतियां तो कितनी भी हो सकती, हमें गलतियां भी नहीं करनी है और हमें अकाउंटिंग भी सही करनी है। तो उन्होंने कहा एक और तरीका निकाला जाए। उन्होंने कहा अकाउंटिंग के अंदर ये टी अकाउंट्स में लिखने से पहले एक डायरी बनाएंगे। अच्छा सा, उस डायरी में क्या होगा? उस डायरी का नाम उन्होंने उसको दिया डायरी। डायरी में क्या होगा?
डायरी में उन्होंने कहा ऐसा करो, जिसको डेबिट करो उसका नाम लिख दो उस खाते को, और जिसको क्रेडिट करो उसका नाम लिख दो, और कितने रुपए से डेबिट करना है कितने से क्रेडिट करना है वो अमाउंट लिख दो, वो अमाउंट लिख दो। ऐसे लिख लो ये डायरी का। फिर इस डायरी को आराम से शाम को शांति से बैठना और इस डायरी में से सबके टी अकाउंट्स में अलग अलग लिख देना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मान लीजिए क्लास में अटेंड कर रहे हैं, क्लास चल रही है आपकी, आपके सर है मैडम है जो भी है, उन्होंने आपको बोर्ड पे कुछ चीज पढ़ाई। आपका एक सिस्टम ये है कि आप पहले रफ नोट, मान लीजिए ऐसा तरीका, आजकल तो बड़ी क्लासेस में अपनाते नहीं तो डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसा तरीका है कि आपने एक रफ नोटबुक बना रखी है, रफ कॉपी बना रखी है, उसके अंदर जो भी पीरियड में मैडम या सर लिखाते हैं जो बोर्ड पे उस पे लिखते हो, फिर आप घर में जाके उसमें से रफ में से फेयर कॉपी में लिखते हैं, अलग अलग हर सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी। ये जो रफ नोटबुक है वो तो एक ही, उसके अंदर सबके लिखना है ना। फर्स्ट पीरियड में क्या पढ़ा है वो लिखा, दूसरे पीरियड में क्या पढ़ा है तो ये लिखा, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, बीएस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, जो भी पढ़ाते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। फिर आप जब शाम को आराम से घर जाते हैं, मतलब स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल से आपने रफ नोटबुक से अकाउंट्स की कॉपी में लिखते हैं, बीएस का बीएस की कॉपी में लिखते हैं, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में, दूसरे सब्जेक्ट का सबका अलग अलग। आपने रफ नोटबुक में बोर्ड से उतारा और फिर आपने फेयर कॉपी में लिखा, फेयर कॉपी में लिखा, और आपने एग्जाम में जब एग्जाम आया तो आपने फेयर कॉपी पढ़ी और उससे आपने एग्जाम में लिख दिया, और वहां पे एग्जाम की कॉपी में आपका आंसर गलत हो गया और मैडम ने या सर ने काट दिया, उसके नंबर दे दिया आपको गोला गोला। आप गए भागे भागे मैडम के पास, सर के पास, बोले कि मैडम ये तो आपने जो लिखा था मैंने तो वही लिखा है, आपने जो बोर्ड पे लिखा था मैंने वही लिखा, और उसके बाद भी मैंने एग्जाम पे जब वही लिखा है, देखिए मेरी कॉपी देखिए और ये देखिए मैंने वही लिखा है, फिर भी आपने नंबर काट लिया। तो ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सकता है। तो ऐसा Yes. अगर हुआ, ऐसा हुआ तो मैडम बोलेंगे अच्छा ये बताओ कि मैंने जब बोर्ड पे लिखा था तो तुमने डायरेक्टली इसी कॉपी में लिखा था? मैंने इसमें नहीं लिखा था। किसमें? मैंने रफ नोटबुक में लिखा था, मैंने रफ नोटबुक से इसमें उतारा। तो मैडम बोलेंगे अच्छा ऐसा करना बेटा, कल रफ नोटबुक लेकर आना। तो आप रफ नोटबुक लेके गए, आपने जब पढ़ाया जा रहा था उस समय आपने रफ नोटबुक में लिखा और फिर उससे आपने फेयर में उतारा। तो ये चीज की संभावना है कि जब आपने रफ नोटबुक से फेयर उतार रहे थे तब आपने गलती कर दी और आपने गलत लिख दिया और आपने गलत पढ़ लिया, ये भी है। तो जो आपकी मैडम है वो आपकी रफ नोटबुक पर ज्यादा भरोसा करेंगी फेयर की बजाय। क्यों? क्योंकि वो रफ नोटबुक थी आपके सामने जब आप बोर्ड से उतार रहे थे, तो जो आपने रफ नोटबुक में लिखा है वो ज्यादा सही माना जाएगा बनिस्बत इस बात के कि जो आपने फेयर में बाद में लिखा है। कि जब उतार रहे थे आप तो रफ में उतार रहे थे। बिजनेस के अंदर भी ऐसा होता है। मैंने समारिश मंडल के साथ एक लेन देन किया, लेन देन मतलब कुछ पैसे दिए जो भी था, मैंने अपनी लेजर में समारिश मंडल का मेरे पास खाता था उसमें लिख दिया, समारिश मंडल ने भी लिख दिया, उसमें फर्क आ गया। ठीक है, मैंने इसको 8,000 रुपए दिए, समारिश कह रहे 8 नहीं आपने तो 5 ही दिए थे। मैंने लिखा हुआ है, मैंने भी लिखा हुआ है 8,000, उससे कहने मैंने भी लिखा हुआ है 5,000। ये भी गया कोर्ट में, मैं भी गया कोर्ट के अंदर, वो ये कह रहा है ये 3,000 रुपए मुझे नहीं दे रहे। मैंने कहा मैंने दे दिए, ये झूठ बोल रहा है। कोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट मुझसे कहेगा कि जब आपने पैसे दिए थे तब आपने किस में लिखे थे? मैं कहूंगा मैंने डायरी में लिखे थे। तो फिर डायरी से क्या किया? बोले शाम को जब मैं आया तो डायरी से लिखे थे मैंने कि मैंने समारिश को 8,000 दिए, वहां से डायरी से मैंने समारिश के खाते में 8,000 रुपए की एंट्री कर दी। ठीक है, तो कोर्ट मुझसे कहेगा अच्छा ऐसा कीजिए, वो डायरी दिखाइए आप। तो डायरी के अंदर अगर मैंने सही से नहीं लिख रखा है तो कोर्ट मेरे को पेनल्टी भी लगा सकती है, बोला कि आपने डायरी ठीक से नहीं मेंटेन करके रखी है। और हो सकता है वो मैंने सही से अपना हिसाब नहीं रखा हुआ है तो समारिश की बात मान जाए, मेरी बात को गलत कर दे। तो मुझे जो डायरी लिखनी है, डायरी में भी मुझे बहुत कायदे से, सिस्टम से लिखना है, तरीके से लिखना है। क्योंकि अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए, कभी विवाद हो जाए जिससे हमारा लेन देन हुआ है,
तो उस समय वो डायरी काम आएगी। लेजर कितना काम नहीं आएगा, वो खाता अकाउंट इतना काम नहीं आएगा, डायरी ज्यादा काम आएगी। तो डायरी को इसलिए अकाउंटेंट्स ने एक और तरीका निकाला, बोला डायरी तो बनाएंगे लेकिन डायरी में लिखना कैसे है इसका भी तरीका सुनिश्चित किया जाएगा, बताया जाएगा कि लिखना ऐसे। हर आदमी अपने अपने, अच्छा समारिश कहता है अच्छा आप बताइए, आप मैं वो समारिश कर, देखिए ये रही मेरी डायरी, मैंने इसमें लिख रखा है आपसे 5,000 ही मिले। मैं कहता हूँ मेरा खाता देखो, तुम्हारा अकाउंट उसमें 8,000 लिख रखा है। तो बोला आप अपनी डायरी दिखाओ, क्योंकि जब आपने मुझे पैसे दिए थे तो डायरी में लिखा था, डायरी निकालो आप। तो मैं जब डायरी समारिश को दिखा रहा हूँ या कोर्ट में दिखा रहा हूँ तो उसके अंदर डायरी मेरा लिखा हुआ, मैंने कैसे लिखा है वो इसको भी समझ में आना चाहिए, समारिश को भी और कोर्ट को भी समझ में आना चाहिए। तो डायरी में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, कैसे भी लिखूंगा, तो दूसरे को तो समझ में नहीं आए। तो डायरी में कायदे से एक तरीके से लिखना है जो समारिश को भी मालूम हो, कोर्ट को भी मालूम हो, एक्स को भी मालूम हो, वाई को भी मालूम हो, सबको मालूम। तो जो भी मेरी डायरी देखे उस पर भरोसा कर सके कि हाँ इससे ठीक लिखा है, ऐसे लिखा है या जो भी। इसलिए अकाउंटेंट्स ने कहा कि जो आप डायरी बना रहे हो, इस डायरी का भी एक फॉर्मेट हो, एक प्रारूप हो कि कैसे लिखना है। उन्होंने इस डायरी को नाम दिया जर्नल। इस डायरी को नाम दिया जर्नल। ये डायरी क्या है, इसका नाम है जर्नल। जर्नल। और उन्होंने कहा इस डायरी का एक प्रूफ, एक फॉर्मेट होगा, एक प्रारूप होगा। प्रारूप क्या होगा, बोला इस डायरी के अंदर, जर्नल के अंदर आप 5 कॉलम बनाओगे। अच्छा कैसे कैसे, बोला ऐसे आप 5 कॉलम बनाओगे। ठीक है साहब, बना लिए। ये हम 5 कॉलम बनाएंगे। और उन्होंने कहा ये जो पहला कॉलम है आपका, ये तो हो जाएगा डेट का। दूसरा कॉलम हो जाएगा विवरण का। तीसरा कॉलम हो जाएगा, अब इसका आप पूछोगे क्या है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेजर फॉलियो। और ये चौथा कॉलम जो है ये हो जाएगा डेबिट का अमाउंट। यहाँ रुपए लिखे जाएंगे। हाँ बोलिए सर। एलएफ पृष्ठ क्रमांक है ना सर? क्या चीज? एलएफ सर पृष्ठ क्रमांक। हाँ एलएफ पृष्ठ क्रमांक, खाते का, खाता बही का पृष्ठ क्रमांक। और ये हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट, हो जाएगा क्रेडिट का राशि हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे 5 कॉलम बनाओगे आप। ठीक है, बना लिए 5 कॉलम। ये इसका फॉर्मेट है, इसका प्रारूप है। तो जो हमारी डायरी है जर्नल में, उसमें ऐसे लिखना है। ठीक है, ये ऐसा कॉलम बना लिए। अब क्या करना है, बोला अब दूसरा नियम ये है कि जब भी आप कोई लेन देन करते हो, कैसा लेन देन, जैसे एक लेन देन मैंने यहाँ दिया आपको। लेन देन क्या है, वो बिजनेस में कैश लगाया। सर हाँ जी बताइए। सर हमारे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, जाइए। ठीक है सर, थैंक्स सर। ओके, तो ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में 34,000 रुपए कैश लगाया। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसको, इस ट्रांजैक्शन को कौन कौन से 2 खातों में लिखा गया है अपन? सर कैश और कैपिटल। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कैश क्या है, एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस है, क्या है? एसेट। और कैपिटल जो है वो कैपिटल, तो कैपिटल ही। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? प्लस 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 हो रहा है। और कैपिटल इसके अंदर प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? प्लस प्लस हो रहा है। प्लस हो रहा है अच्छा, सर। जब कैश एसेट प्लस होता है तो हम डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? डेबिट सर। डेबिट। और डेबिट सर। कैपिटल जब प्लस होता है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट। तो अकाउंटेंट्स ने कहा कि पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। ये डिसाइड करने के बाद जो खाता डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखो, जो क्रेडिट हो रहा है उसको बाद में लिखो। अब ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ऐसे क्यों करने की जरूरत नहीं, किसी को पहले लिखना पड़ेगा, किसी को बाद में लिखना पड़ेगा, इसका कोई रीजन नहीं। तो कैश डेबिट हुआ था तो जर्नल में लिखने का तरीका यह है कि जो अकाउंट डेबिट होता है उसको हम पहले लिखते हैं और उसको डेट कॉलम के बगल में लिखते हैं, डेट। तो मैं यहां से लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट।
नहा लो। मैं यहाँ से लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट लिखूंगा। मैं यहाँ से लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट। बस इतनी छोटी। ठीक है। और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़कर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको जगह छोड़कर लिखूंगा कैपिटल। और अमाउंट जो है डेबिट वाले के अगेंस्ट में, जो अमाउंट अकाउंट डेबिट हुआ है उसके बराबर में डेबिट के कॉलम में मैं लिखूंगा 34,000 रुपये। और जो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट वाले के लाइन के अंदर क्रेडिट के कॉलम में मैं लिखूंगा 34,000 रुपये। ऐसे हमें उस ट्रांजेक्शन को लिखना है। और फिर ये ट्रांजेक्शन ये लिखने के बाद में इसका एक ब्रीफ में इस ट्रांजेक्शन का विवरण लिखते हैं जिसको नरेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये, जिससे कि बाद में कभी देखूं तो समझ में आ जाए ये ट्रांजेक्शन था क्या। तो मैं यहाँ लिखूंगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखा गया। ये सब लिखने के बाद ये मेरी एंट्री यहाँ पे खत्म हो गई। सर इसमें एलएफ में कुछ नहीं लिखेंगे? अभी नहीं, एलएफ में आप कुछ नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट का हिस्सा है, आपको इसका यूज नहीं है। बिजनेस में एक्चुअल में यूज आता है, आपको नहीं आएगा। तो आपके लिए बस फॉर्मेट सर नरेशन में बीइंग लगाना मेरे लिए जरूरी नहीं है। कुछ लोग लगाते हैं, आपके बुक्स में मैंने देखा है कई जगह लगाते हैं, लेकिन बीइंग लगाना जरूरी नहीं है। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, और देखिए मैंने क्या लिखा, जो अकाउंट डेबिट हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो डेबिट हुआ है उसको पहले लिखा और उसी के लाइन में इधर लिख दिया मैंने डेबिट, और डेबिट जो हुआ है अकाउंट उसी के लाइन में डेबिट में लिख दिया अमाउंट। जो क्रेडिट हुआ है उसको थोड़ी सी जगह छोड़कर टू अकाउंट का नाम, इसके आगे सीआर नहीं लिखना, और इसके लाइन में क्रेडिट के अंदर अमाउंट लिख दिया, और यहाँ पे बीच में नरेशन दे दिया। तो ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, इस सब को, इसको हम कहते हैं जर्नल की एंट्री। जर्नल वो बुक का नाम है, और जर्नल के अंदर जो प्रविष्टि की गई है, जर्नल के अंदर जिस तरह लिखा गया है उसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। तो ये जो है, यही बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो मेरी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की एंट्री बताइए, तो आप मुझे बताएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट, कितने से? 34,000 रुपए। ये इसकी जनरल एंट्री होगी, ये इसकी जनरल एंट्री। एक और ट्रांजेक्शन हम करते हैं। एक और ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ दिया, मैंने दिखा आप सैलरीज पेड ₹4,000, 4,000 की सैलरी। इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से खाते हैं इसके अंदर? एक इसके अंदर तो कैश है, कैश दे रहे हैं अपन, और दूसरा है सैलरीज। सैलरी अकाउंट। सैलरीज क्या है? सैलरीज एक्सपेंस है। कैश क्या है? कैश एसेट्स। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश तो माइनस हो रहा है और सैलरीज प्लस हो रहा है। और जो कैश एसेट है माइनस हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और सैलरी एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा। डेबिट। तो मेरी इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो जो मैं यहाँ पर लिखने में, मैंने ऊपर कैश लिखा है क्रेडिट वाला, नीचे सैलरी लिखा है डेबिट वाला, लेकिन जब मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री के अंदर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है मुझे वही पहले लिखना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो एक्सपेंस भी लगा सकते हो। सर हाँ, हम हमेशा मतलब पहले डेबिट को ही क्यों लिखते हैं? क्रेडिट ये एक तरीका, एक इन्होंने फॉर्मेट बना लिया है कि आपको लिखना ऐसे है, बाकी लिखने को तो हमें कोई ना कोई तो पहले लिखना पड़ेगा। तो हम जो भी पहले लिखेंगे तो क्वेश्चन इसको उठेगा, सर इसको पहले क्यों? तो भाई लिखना तो कहीं ना किसी को तो पहले पड़ेगा ना। ठीक है, और तो यहाँ पे मैंने 4,000 रुपए यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैंने 4,000 रुपए यहाँ लिख दिया इसके आगे। तो अगर आपसे, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा सैलरीज पेड इन कैश। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सैलरी पेड इन कैश, इसकी एंट्री बताओ, जनरल एंट्री, तो आप कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे आपको बोलना है। यस सर। तो आपको इस ढंग से इन ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट करना सीखना है।
ये बात समझ में आई आपको थोड़ी बहुत जो मैंने आप बताई अभी आपको? यस सर। अब आपके पास काम क्या है? अब मैं आपको एक काम बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपको डेबिट क्रेडिट में प्लस माइनस में कंफ्यूजन आ रहा है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, आपको बस एक दो चीजों का ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि पहली बात इक्वेशन हमारी क्या है, एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो अगर कोई खाता जो एसेट या एक्सपेंस है उसका जब भी हम कोई टी अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट जो होगा वो प्लस में लिखना है और जो क्रेडिट है में माइनस लिखना है। मतलब जब भी खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब खर्चा गिरेगा तो क्रेडिट होगा। इसके लिए मैं आपको एक काम ये करता हूँ, ये एक शीट दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी बताता हूँ, आप उसको ऐसे भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर आप देखिए तो ये मैंने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल के लिए आप इसको ऐसे समझिए, इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी खाता जो एसेट है उसका इंक्रीज साइड माने बढ़ने वाली साइड, बढ़ने वाली साइड कौन सी है, डेबिट साइड। तो जब भी वो एसेट बढ़ेगी तो आपको किधर लिखना है, डेबिट में लिखना है, और जब भी वो एसेट घटेगी तो आपको किधर लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। अगर कोई लायबिलिटी है तो उसका इंक्रीज साइड, बढ़ने वाली साइड कौन सी, क्रेडिट साइड है, और घटने वाली साइड कौन सी, डेबिट साइड है। ओनर की कैपिटल है, कैपिटल खाता है, तो उसके बढ़ने वाली साइड क्रेडिट साइड है और घटने वाली साइड डेबिट साइड है। और अगर रेवेन्यू है तो भी बढ़ने वाली साइड क्रेडिट साइड है और कम होने वाली साइड डेबिट साइड है। ड्राइंग्स है, अब कुछ लोग ड्राइंग का हम अब आगे से अलग खाता बनाएंगे। अभी तक हम क्या करते थे, अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैपिटल से माइनस करते थे, अब ड्राइंग अलग बनाएंगे। तो ड्राइंग की को एसेट की तरह ही ट्रीट करना है। ड्राइंग अगर बढ़ेगी तो डेबिट करना है, जब ओनर पैसा जैसे जैसे निकालेगा डेबिट करना है, और अगर ड्राइंग घटेगी तो क्रेडिट करना है। कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को भी डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो आपको ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इक्वेशन को ध्यान में रखो। अब मैंने इक्वेशन में एक चेंज कर दिया, छोटा सा चेंज किया। मैंने क्या चेंज किया, एसेट्स प्लस एक्सपेंस, आप नहीं है तो इसको लिख लो, प्लस ड्राइंग। आप लिखते नहीं हो, आप लोग क्लास के अंदर ना रामायण की तरह सुन रहे हो, आप लिखो इसको। लिखोगे तो दिमाग के अंदर दोनों चीजें होंगी, सुनोगे भी, दो इंद्रियां काम करती है लिखने से। नोट भी करते हैं सर। लिखते हो आप तो, Yes, जो लिखते हैं उनको हमेशा याद रहता होगा, वो हमेशा ध्यान रहता होगा। जो नहीं लिखते उनको दिक्कत आती होगी, थोड़ा लिखते रहना चाहिए। तो आपकी ये इक्वेशन है। अब आप क्या कीजिए, सभी लोग बच्चे इस इक्वेशन को लिखें और इस इक्वेशन के नीचे आप ये खाता भी बनाइए। ये खाता जो बनाएंगे आप, ये खाता बन गया। छोटा सा बनाना है आपको, ज्यादा बड़ा बनाना नहीं, इतनी बड़ी लाइन की भी जरूरत नहीं, छोटी सी लाइन की जरूरत है। जो बच्चे लिख रहते होंगे, लिखने की जिनकी थोड़ी बहुत आदत होगी, मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि जो बच्चे लिखते होंगे उनको ज्यादा अच्छे से याद रहता होगा। और आप अगर कोई एसेट एक्सपेंस या ड्राइंग है तो ये उसकी डेबिट साइड है, ये उसकी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड तो सबकी ऐसी होती है। इसी ढंग से लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू में भी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहां ध्यान देने वाली चीज क्या है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट के अंदर प्लस लिखना है, मतलब प्लस। और अगर क्रेडिट हो रहा है, अगर बढ़ रहा है, या इसको मैं इंक्रीज भी बोल सकता हूँ, बढ़ रहा है तो इधर लिखना है। और अगर वो एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी में कोई चीज माइनस करनी, घटानी है, तो वो डिक्रीज है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। लेकिन यहाँ लायबिलिटीज और कैपिटल रेवेन्यू के केस में उल्टा है। अगर कोई चीज घटानी है या डिक्रीज करनी है तो वो डेबिट में लिखेंगे, और अगर उसको प्लस करना है, जोड़ना है, क्रेडिट साइड।
सब बच्चे ऐसा एक टी अकाउंट आप अपनी अपनी नोटबुक में, ये जो मैंने भी बोर्ड पे बता रहा हूं, इसको आप सबको लिख ही लीजिए अपनी कॉपी में, सबको लिख लिया। सबको लिख लीजिए इसको। लिख लिया है सबने? यस सर। यस सर। यस सर। फिर मैंने आपको जो बताया ये इंक्रीज डिक्रीज का हुआ। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया, मैं आपको एक ऐसा भेजूंगा, एक शीट, ये मैंने ऐसी भेजी हुई है आपको, इसमें नेचर, इसके अंदर आपको नेचर आपको लिखवाया और आपको उसका बैलेंस लिखवाया था। अब आप यहाँ लिखेंगे जैसे कैश एसेट, इसका इंक्रीज साइड कौन सा है, डेबिट साइड है, डिक्रीज साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड। मशीनरी, इसका ये क्या, ये इसका क्या एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू, वो आप लिखेंगे। और फिर इसका प्लस साइड कौन सा है, माइनस साइड कौन सा है। इस ढंग से आपको ये सब चीजों को लिखना। ये समझ में आया आपको मैंने क्या ट्रांजैक्शन बताई शीट आपको? यस सर। यस सर। तो ये आपको लिखना। फिर इसके अभी वो एक डाउट जो पूछा गया था प्लस माइनस में, इंक्रीज डिक्रीज में, वो थोड़ा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताएं। जी सर। ठीक है, तो वो आप और प्रैक्टिस अभी करेंगे ना तो और आपको अच्छे से बैठ जाएगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, बैठ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको मैं ये देने वाला हूँ, क्या, एक ऐसे क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, आपको करना कैसे वो समझना जरूरी। क्वेश्चन तो आपको समझना जाएगा, उसके साथ मैं आपको एक फॉर्मेट की भी कॉपी भेजूंगा। ये फॉर्मेट इस ऐसा आपको कॉपी में दोनों तरफ बनाना पड़ेगा, ये एक में नहीं बनेगा, ये समझे आप, ये 2 पेज लेने पड़ेंगे ऐसे आड़े, तब बनेगा ये। इसके अंदर आपको ऐसे कॉलम बनाने, ऐसे कॉलम बनाने। इस कॉलम के अंदर आपको पहले कैसे लिखना है वो बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे उसको, आपको बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वो ट्रांजैक्शन कौन सा है, सपोज वो ट्रांजैक्शन है नंबर 1। अभी मैं थोड़ी सी ट्रांजैक्शन भेजूंगा आपको, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं और ज्यादा दूंगा। उसके अंदर आप लिखोगे कैश, एक तो कैश है और दूसरा है आपका कैपिटल। तो आप लिखोगे इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट है, इसमें 2 अकाउंट है, कैश और कैपिटल। फिर आप यहाँ पे जो मॉडर्न अप्रोच है, आपको अभी सिर्फ इस कॉलम में लिखना है, मतलब इस कॉलम में लिखना है, मतलब आपको मॉडर्न अप्रोच वाले कॉलम में लिखना है। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच वाले कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखना, अभी आपको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है। आपको बनाना है लेकिन खाली रखना है, वो मैं जब बताऊंगा तब लिखना है। अभी आप यहाँ पे कैश में क्या लिखोगे, कैश क्या एसेट है, एसेट लिख देना। कैपिटल क्या है, कैपिटल तो कैपिटल है। इस ट्रांजैक्शन में अफेक्ट क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में कैश प्लस हो रहा है और कैपिटल भी प्लस हो रही है, तो जो प्लस हो रही है, दोनों प्लस हो रहे हैं, ये लिख दीजिए। जब कैश प्लस होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, यहाँ लिखोगे आप डेबिट। जब कैपिटल प्लस होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो एक बार यहाँ पे ये तय हो गया कि कौन सा खाता डेबिट होगा, आपको तय हो गया कि भाई कैश को डेबिट करना है और ये तय हो गया कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखोगे सिंपल सा, कैश जो डेबिट है तो जनरल एंट्री में कैसे जो डेबिट हो पहले लिखते हैं, तो आप यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट और नीचे लिखोगे टू कैश, और इसके साथ में आप यहाँ पे अमाउंट्स भी लिखोगे आगे। यहाँ पे आपके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है। सर क्लास का टाइम हो गया, इकोनॉमिक्स क्लास का, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको मैं भेजता हूँ आपको, फिर हम इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं एंड विल सी दैट फर्दर। ठीक है सर। हाँ सर, सर ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आती है तो भी नहीं लिखनी है? आती है तो लिख लो, आती है तो लिख लो, ठीक है।